तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम बात करने वाले हैं बर्नआउट की। हम सब ने कभी ना कभी काम के भारी बोझ के नीचे खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस किया है ना। लेकिन ठहरिए, क्या ये सिर्फ हमारी कोई पर्सनल कमजोरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम डेटा और रिसर्च के जरिए समझेंगे कि कैसे बर्नआउट असल में एक ढांचागत समस्या है, एक सिस्टम की प्रॉब्लम है, और क्यों कंपनियों को इसे रोकने के लिए अपने काम करने के तरीकों में बुनियादी बदलाव करने की सख्त जरूरत है। आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, बर्नआउट महामारी को समझना। दूसरा, इसके मूल कारणों की पहचान। तीसरा, वर्तमान इलाजों की सीमाएं। चौथा, नियोक्ताओं के लिए प्राथमिक रोकथाम। और अंत में कार्यस्थल पर निष्पक्षता और सीमाएं। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, बर्नआउट महामारी। आप देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ऑक्यूपेशनल बर्नआउट को साफ तौर पर कार्यस्थल के उस पुराने तनाव से जोड़ा है जिसे सही से मैनेज नहीं किया गया। मैं फिर कहूंगी, ये कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है। इसके 3 बड़े लक्षण होते हैं: अत्यधिक थकावट, काम से एक तरह की मानसिक दूरी बन जाना और अपनी पेशेवर क्षमता में भारी गिरावट महसूस करना। इस समस्या की गहराई को समझने के लिए हम WHO की इस परिभाषा की तुलना स्वीडन की एग्जॉशन डिसऑर्डर यानी ED से कर सकते हैं, जो वहाँ एक मान्यता प्राप्त मेडिकल कंडीशन है। इसके शिकार व्यक्ति में इतनी गंभीर मानसिक थकावट आ जाती है कि सोचने समझने की क्षमता तक कमजोर पड़ जाती है। और पता है, इससे उभरने में 6 से 12 महीने तक का लंबा समय लग सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं और केयर गिविंग के पेशे से जुड़े लोगों को होता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंची। ये कोई रातों रात शुरू हुआ ट्रेंड नहीं है। 1869 में पहली बार इसे नर्वस थकावट या न्यूरास्थेनिया का नाम दिया गया। फिर 1969 में बर्नआउट शब्द का पहली बार अकादमिक रूप से इस्तेमाल हुआ। 1981 में मास्लैक बर्नआउट इन्वेंट्री बनी। 2005 में स्वीडन ने एग्जॉशन डिसऑर्डर को मान्यता दी और 2019 में जाकर WHO ने आधिकारिक तौर पर बर्नआउट का नया वर्गीकरण पेश किया। मतलब ये सदियों से बढ़ता आ रहा है ग्लोबल क्राइसिस है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मूल कारणों की पहचान। तो आखिर ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है? शोधकर्ता क्रिस्टीना माज़लैक ने इसके 6 मुख्य रिस्क फैक्टर बताए हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं: वर्कलोड, कंट्रोल, रिवॉर्ड, कम्युनिटी, फेयरनेस और वैल्यूज। सीधी सी बात है, अगर काम करने वाले इंसान और इन 6 में से किसी भी एक चीज के बीच का बैलेंस बिगड़ता है तो समझ लीजिए अत्यधिक थकावट के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट जमीन तैयार हो गई। और स्वीडिश एजेंसी फॉर हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट के नतीजे भी बिल्कुल यही कहते हैं। सोचकर देखिए, आप पर काम का बहुत भारी बोझ है, लेकिन फैसले लेने का कोई कंट्रोल आपके पास नहीं है। साथ काम करने वालों का कोई सपोर्ट नहीं, नौकरी जाने की लगातार लटकती हुई तलवार, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी कोई खास रिवॉर्ड या संतुष्टि ना मिलना। सच कहूं तो ये ऐसे जहरीले हालात हैं जो किसी को भी सीधे डिप्रेशन और बर्नआउट की तरफ धकेल सकते हैं। भाग 3, इलाज की सीमाएं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मौजूदा इलाज काम क्यों नहीं कर रहे। हम व्यावसायिक स्वास्थ्य या ऑक्यूपेशनल हेल्थ को 3 स्तरों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक रोकथाम, जिसका सीधा सा मतलब है स्ट्रेस पैदा करने वाले असली कारणों को ही जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरा है द्वितीयक रोकथाम, जिसमें शुरुआती पहचान और स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। और तीसरा है तृतीयक रोकथाम, यानी जब स्वास्थ्य पूरी तरह बिगड़ जाए तब उसका इलाज करना। विडंबना देखिए कि आज का कॉर्पोरेट जगत असल बीमारी को खत्म करने की बजाय सिर्फ दूसरे और तीसरे तरीके पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। देखिए, सबसे अहम मुद्दा यहीं पर है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT, दवाइयाँ या फिर पर्सनल योगा क्लासेस, ये सब लक्षण जरूर कम कर सकते हैं। इनसे शायद नींद अच्छी आ जाए या मूड थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन क्या ये चीजें वर्कप्लेस के उस खराब माहौल को बदल सकती हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति छुट्टी से ठीक होकर वापस ऑफिस लौटता है तो उसकी डेस्क पर वही असीमित काम का बोझ और तनाव उसका इंतजार कर रहा होता है। भाग 4, नियोक्ताओं के लिए प्राथमिक रोकथाम। अब बात करते हैं असली समाधान की। रिसर्च एकदम साफ तौर पर कहती है कि कंपनियों में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी की भावना बर्नआउट को रोक सकती है। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई भी कर्मचारी बिना किसी डर या झिझक के ये कह सके कि मुझसे अब और नहीं हो रहा या
मुझे मदद की जरूरत है। ये बचाव की सबसे पहली और सबसे मजबूत ढाल है। प्राइमरी प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वर्कलोड को बैलेंस करना। कंपनियों को ये सुनिश्चित करना ही होगा कि जो काम मांगा जा रहा है उसे पूरा करने के लिए टीम के पास पर्याप्त संसाधन और लोग हों। अक्सर छंटनी के बाद बचे हुए कर्मचारियों पर काम का पूरा बोझ लाद दिया जाता है, जो धीरे धीरे क्रॉनिक बर्नआउट बन जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है? कर्मचारियों को उनके काम पर थोड़ा और कंट्रोल देना, कंपनी के फैसलों की सही जानकारी समय पर साझा करना और स्पष्ट नैतिक मूल्यों पर काम करना। भाग 5 निष्पक्षता और सीमाएं। क्या आपको पता है कि वर्कप्लेस पर निष्पक्षता यानी फेयरनेस का कितना बड़ा असर होता है? साइंस ने साबित किया है कि अगर कर्मचारी हर हफ्ते बैठकें करके कार्यस्थल के भेदभाव या असमानताओं पर खुलकर चर्चा करें और उन्हें मिलकर सुलझाएं, तो समय के साथ उनकी मानसिक थकावट में भारी कमी आती है। ये होती है एक पारदर्शी और खुले संवाद की असली ताकत, जो सीधे तौर पर ऊर्जा की कमी को रोकती है। अब सिस्टम बदलने में तो वक्त लगता है, लेकिन तब तक हम खुद को कैसे बचाएं? डिजिटल बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है। अपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें ताकि बेवजह की तुलना से बचा जा सके। दिन में कम से कम 30 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए हर मीटिंग या इन्विटेशन में हाँ कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें ताकि काम का बोझ हावी ना हो पाए। खैर, अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या आज का आधुनिक कार्यस्थल, हमारा मॉडर्न वर्कप्लेस, लंबे समय तक टिकने के लिए बना है? क्या वर्तमान कॉर्पोरेट ढांचे इंसानी क्षमता और सीमाओं का सम्मान करते हैं, या वे बस एक ऐसी मशीन बन गए हैं जहां अंत में बर्नआउट होना तय है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इस बीमारी का असली समाधान इसी सोच से